वेलकम टू इजी लर्निंग 700। इस वीडियो में आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मिड टर्म के पास पेपर के MCQs करवाए जाएंगे ताकि आप अपने मिड टर्म या ग्रैंड क्विज के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। इस वीडियो को देखने से पहले और पास पेपर्स करने से पहले आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप शॉर्ट लेक्चर्स ज़रूर देखें MGT 503 के, ताकि आप इन पास पेपर्स को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन अगर आप पेपर्स से 1-2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी आप इन पास पेपर्स को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने जो MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फ्रेडरिक टेलर्स 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो 4 प्रिंसिपल्स फ्रेडरिक टेलर ने दिए हैं उनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अवॉइड कॉपरेशन अमंग वर्कर्स ये नहीं है। बाकी साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड ट्रेन वर्कर्स ये है क्योंकि फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड स्टडी टास्क साइंटिफिकली एंड डेवलप बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट। अब दूसरा है MCQ हमारे सामने, वो है डैश दिया हुआ है हमें LG एंड Sony Electronic agreed to cooperate on developing new technologies represented from each meet regularly to coordinate this new venture. Which of these roles managers are playing? So कौन सा रोल मैनेजर जो है वो प्ले कर रहा है कॉर्पोरेट के अंदर। agreed to cooperate, 2 कंपनीज़ हैं सोनी और LG की, दोनों एग्रीड हो जाती हैं कॉर्पोरेट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए। दोनों कंपनीज से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलते हैं रेगुलरली कोऑर्डिनेट करने के लिए नए वेंचर में। तो कौन सा रोल मैनेजर प्ले कर रहा है वो है लीजान का रोल। अच्छा, अब है हमारे सामने अली इज़ अ ब्रांच मैनेजर एट म्यूचुअल सेविंग बैंक। इफ़ ही इज़ एन एवरेज मिडिल मैनेजर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटी इज़ ही लाइकली टू स्पेंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मिडिल एवरेज मैनेजर होने की वजह से कौन सी एक्टिविटी में अली जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, वो लगाएगा कंट्रोलिंग के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एम्बिगियस मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा जो है वो एक एम्बिगियस मेजर है इफेक्टिवनेस का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्बिगियस इनके क्लियर नहीं है, जो वो है इंक्रीज रेवेन्यूज़, वो क्लियर नहीं है। अब अगला MCQ मैनेजर्स इंटरपर्सनल रोल आर आल्सो नोन एज। इंटरपर्सनल रोल को और किस नाम से जाना जाता है, वो है अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर्स, समझना और मोटिवेट करना दूसरों को, यानी सबऑर्डिनेट्स को। द मैनेजरियल फंक्शंस आर अकॉर्डिंग टू फेयोल वास। फेयोल के मुताबिक जो मैनेजरियल फंक्शंस है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मैस्लो की जो हायरार्की है उसके मुताबिक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट एग्जाम्पल है किसकी, सेफ्टी नीड की। तो सेफ्टी होगी, जहाँ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट होगा वहाँ सेफ्टी होगी एम्प्लॉय की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव्स फोकसेस ऑन डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। कौन सा जो है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के मुताबिक डिसीजन मेकिंग के अंदर, इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस के अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट में नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी मैथ करना क्वांटिटी की बात होती है, तो इसी वजह से इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ होते हैं। अब अगला है आपके सामने डेमलर बेंज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। एक कंपनी है ऑटोमोबाइल की, यानी गाड़ियों की। यूज़ रियलिस्टिक कंप्यूटर साइमुलेशन टू स्टडी कोलिजन डैमेज टू कार्स। वो जो है साइमुलेशंस यूज़ करती है ताकि कोलिजन जो है कार्स के दरमियान जो है उसको डैमेज को स्टडी करने के लिए कि कोलिजन हो जाता है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरीके से उसकी डैमेज होती है, उसके लिए एक साइमुलेशन टेक्निक यूज़ करती है। दिस साइमुलेशंस गिव देम प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन एंड अवॉइड द कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग सो मेनी टेस्ट कार। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज़ हेल्पिंग देम इन रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट। तो कौन सी अप्रोच यूज़ की जाएगी जो उनको कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद करेगी, वो है कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव। मेगा एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो नॉन एज जनरल एनवायरनमेंट। मेगा एनवायरनमेंट को जनरल एनवायरनमेंट के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। एनवायरनमेंट मेड अप ऑफ स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेसेस इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। अब जो स्पेसिफिक आउटसाइड एलिमेंट्स होते हैं जैसे एनवायरनमेंट में, वो कौन सा एनवायरनमेंट होता है, वो होता है टास्क एनवायरनमेंट, क्योंकि जुड़ा हुआ होता है एक ख़ास चीज़ के साथ। मेगा एनवायरनमेंट डेट इंक्लूड्स द एटीट्यूड, वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिहेवियर्स, एसोसिएटेड डेमोग्राफिक ट्रेंड डेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिविंग जोग्राफिक एरिया। अगर किसी ख़ास एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जोग्राफिक एरिया की, तो उसको हम कहते हैं सोशो कल्चरल एलिमेंट, क्योंकि सोसाइटी का एरिया होता है वो हर सोसाइटी का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कल्चर भी अलग होता है।
The belief that the organization's of firm's obligation goes beyond that required by law and economic and including a pursuit of long-term goal that are safety for society, यानी सोसाइटी के बारे में सोचना भी, यानी कि जो लॉ की और जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आगे सोचना सोसाइटी के बारे में, वो कहलाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ चॉइस मेड फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड डिसीजन। एक ऐसी चॉइस जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव से ली जाए उसको हम कहते हैं डिसीजन। डिसीजन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डील विद प्रॉब्लम विच आर, ज़्यादातर पे वक्त जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होती है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका डील करने में गुजरता है प्रॉब्लम जो वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको अनस्ट्रक्चर्ड से गुजरना पड़ता है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम होती हैं, जो थोड़ी इजी होती हैं, वो प्रॉब्लम फेस करना होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट को। मैनी डिसीजंस फेल आफ्टर द फाइनल चॉइस बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे डिसीजन फेल हो जाते हैं फाइनल चॉइस के बाद, इनमें से किसी एक चीज़ की वजह से। किस वजह से? डिसीजन क्राइटेरिया वेट्स वर इनकरेक्ट। जो डिसीजन क्राइटेरिया का वेट्स था वो इनकरेक्ट था, वो सही नहीं था। When an organization encounter a serious problem which needs to be solved immediately, एक ऐसी प्रॉब्लम जब आ जाए जिसको फ़ौरन सॉल्व करना पड़े तो उसको हम क्या कहते हैं? क्राइसिस प्रॉब्लम। इसको फ़ौरन सॉल्व करना पड़ता है। As manager move towards the organizational hierarchy, problems are likely to become which of the following। अब जितना ज़्यादा मैनेजर हायरार्की के ऊपर जाता है, प्रॉब्लम्स कैसी आती जाती हैं? इल स्ट्रक्चर जितना ऊपर जाता है। उस्मान ऑथोराइज एन एडिशनल $1 लाख फॉर दी, उस्मान ने ऑथोराइज़ किया एडिशनल जो है 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, उसको लाने के लिए था। कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट सीम्स टू बी इंक्रीज फार बियॉन्ड ओके व्हाट वाज प्लान और इवन फोरकास्टेड। हाउएवर उस्मान कंटिन्यूज टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब क्या हुआ? प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसके बावजूद भी उस्मान जो है वो चाहता है कि अपना जो उसने प्रोजेक्ट सपोर्ट किया है, अपना जो प्रोजेक्ट है उसी को वो करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है? ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। Which of the following refers to the concentration of the decision authority at the top levels of the hierarchy? इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो डिफाइन करता है इस बात को कि जो डिसीजन अथॉरिटी है वो टॉप लेवल के पास रहे, मैनेजर की जो हायरार्की है वो है सेंट्रलाइजेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फोरकास्टिंग इज कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट। इनमें से कौन सी कंडीशन में फोरकास्टिंग को ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाएगा? वो है कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड्स आर यूज, जब कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग मेथड्स की यूज़ किए जाएंगे तो। विच ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू परफॉर्म टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इनमें से कौन सा दिए हुए एलिमेंट्स में से ऑर्गेनाइजेशन में सपोज टू परफॉर्म, वो परफॉर्म करता है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो कहलाता है वर्कफोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेमिंग्स फिलॉसफी। डेमिंग्स फिलॉसफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिडक्शन ऑफ रिसोर्स वेस्टेज के अंदर रिसोर्सेज में कमी लाई जाए। It was estimated by the chief engineer that the bridge will be accomplished within 3 years। एक चीफ इंजीनियर ने एस्टिमेट किया था कि एक ब्रिज जो है वो 3 साल के अंदर बन जाएगा। वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज वाज कंप्लीटेड इन 2 ईयर, 2 साल में ही बन के तैयार हो गया। देयरफॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज लेवल एज द इफेक्टिव प्लान। इफेक्टिव प्लान था क्योंकि जितना एस्टिमेट था उससे भी कम में हो गया, इस वजह से उसको इफेक्टिव प्लान कहा जाएगा। इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गिव एमरजेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉई एम्पावरमेंट दैट हैज़ मेड डैश स्किल कैटेगरी मैंडेटरी फॉर ऑल लेवल। TQM की इंपॉर्टेंस के बाद क्या हुआ? एमरजेंस हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आया TQM की इंपॉर्टेंस के बाद। उसकी वजह से क्या हुआ? इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो तमाम मैनेजरियल लेवल के लिए मस्ट होगा, लाजमी होगा इंटरपर्सनल स्किल्स जो है। ब्रेक इवन एनालिसिस द मीन्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिटेबल operations of the business through concrete calculation, therefore it falls under scientific management। scientific management के अंदर फॉल करती है ये। Which of the following management style is based on the universal perspective of the manager that describe one approach to be adopted? इनमें से कौन सा जो है वो मैनेजमेंट स्टाइल है जो बेस्ड करता है यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट दैट डिस्क्राइब करता है वन बेस्ट अप्रोच टू बी अडॉप्टेड, कि कोई एक बेस्ट अप्रोच जो है वो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शन है सब क्लासिकल मैनेजमेंट हो, बिहेवियरल मैनेजमेंट हो या फिर क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट हो। अच्छा, हाउ सप्लायर कैन जनरली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, किस तरीके से सप्लायर जो है वो जनरली तौर पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को, स्लो डाउन करके प्रोडक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द
सिलेक्शन करना स्टूडेंट्स की एडमिशन प्रोसेस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एग्जाम्पल है किसकी, प्रोग्राम डिसीजन है वो। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़ मैनेजर्स यूज़, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई करने के लिए द मोस्ट एफिशिएंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज़, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट पाथ है, रास्ता है एग्जीक्यूशन करने के लिए एक्टिविटीज़ का मैनेजर्स जो है वो यूज़ करते हैं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन टेक्निक गिव्स ओके मोर एम्फेसाइज टू अलॉटमेंट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सी जो है वो रिसोर्स एलोकेशन की टेक्निक है जो ज़्यादा एम्फेसाइज करती है टाइम की अलॉटमेंट पे, वो है बजटिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सेप्ट, इनमें से तमाम जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिवाय एक को छोड़ के। परफॉर्मेंस रेगुलेटर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, कंपनी कॉम्पिटिटर्स भी हैं, टारगेट कस्टमर भी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी है। WTO अपेयर्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड दी प्रोमोटिंग, WTO ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉनिटरिंग में और प्रोमोटिंग के अंदर, किसको, रीजनल ट्रेड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेसिक रूल क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, क्रिटिसिज्म नॉट अलाउड, क्रिटिसिज्म जो है वो अलाउड नहीं है, यानी कि जितने भी आइडियाज़ आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। अब है 2008 फॉल 2008 का पेपर, इसमें है पहला, विच टाइप ऑफ प्लान इज़ यूज टू मीट अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन, कौन सा ऐसा प्लान है जो पर्टिकुलर या एक यूनिक खास सिचुएशन के लिए यूज़ होता है, वो है टैक्टिकल प्लान। मैनी डिसीजंस फॉल अंडर फेल, बहुत सारे डिसीजन फेल हो जाते हैं आफ्टर द फाइनल चॉइस, ओके, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि डिसीजन क्राइटेरिया वेट जो है वो इनकरेक्ट है, ये भी पहले आ चुका है। सारा हैज़ अ न्यू जॉब एंड इज लर्निंग टू परफॉर्म द टास्क, ओके, असाइन टू हर, ये भी आ चुका है पहले। अच्छा, अब है हमारे सामने असद स्पोक आउट एज अ मीटिंग इन फेवर ऑफ पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, ये भी पहले आ चुका है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैनेजर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द मल्टीपल क्राइटेरिया और अल्टरनेटिव सोल्यूशन, इनमें से कौन सी जो है वो चॉइस जो है रिक्वायर करती है मैनेजर्स को कि वो सिलेक्ट करें बेहतर अल्टरनेटिव फ्रॉम द मल्टीपल क्राइटेरिया और अल्टरनेटिव सोल्यूशंस में से। यहाँ पे बाउंडेड रेशनैलिटी दिया हुआ है, जबकि असल इसका जवाब है ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग के अंदर ऐसा होता है कि जो बेस्ट जो अल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, जबकि बाउंडेड रेशनैलिटी के अंदर बाउंडेड होता है रैशनैलिटी के अंदर, यानी उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं होता बल्कि सेटिस्फाइसिंग होता है। तो यहाँ पे असल जवाब है इसका ऑप्टिमाइजिंग। व्हेन एन अल्टरनेटिव इज चूजिंग बिकॉज द मैनेजर बिलीव्स इट इज़ गुड इनफ टू सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, इट इज़ कॉल्ड, अगर एक ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया जाए जब गुड इनफ हो तो उसको हम सेटिस्फाइसिंग कहते हैं। एज मैनेजर मूव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जितना ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे हायरार्की के अंदर उतनी ज़्यादा नॉन प्रोग्राम डिसीजन आते जाएंगे। अब एक केस स्टडी दिया हुआ है कि ABC कॉर्पोरेशन इज़ अवेयर दैट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आर अकरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं विद इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ABC कॉर्पोरेशन ने इस बात से उनको रियलाइजेशन हुई, इट रियलाइज दैट द कॉम्पिटिटर आर सक्सेसफुली यूटिलाइजिंग मॉडर्न मशीनरी, उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मॉडर्न मशीनरी यूज़ कर रहे हैं एंड प्रोसेसेस टू बेटर सेटिस्फाई देयर कस्टमर, बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करने के अंदर कस्टमर को। ABC कॉर्पोरेशन इज करंटली इंप्लीमेंटिंग द नेसेसरी स्टेप्स, तो ABC कॉर्पोरेशन जो है वो करंटली क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है नेसेसरी स्टेप, जो ज़रूरी स्टेप्स हैं अपग्रेड करने के लिए इट्स प्रोसेसिंग मशीन्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इट इज फेसिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंगेजिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, the fact that managers make consistent value maximizing choices within specified constraint is known as the rational decision making. The fact that manager make consistent, जब managers जो वो लेते हैं consistent decision value maximizing choices, जितनी भी maximizing choices होती हैं उसके साथ within specified constraint के साथ, तो वो कहलाता है rational decision making. Once a manager has identified a problem, जब manager जो है वो identify कर लेता problem, the next step would be the identification of decision criteria. तो decision criteria होता है next step. EU, NAFTA, FTA, आसियान, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल हैं, ये क्या हैं, रीजनल ट्रेड अलाइंसेस बन जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एसोसिएटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इनमें से कौन सा फ्रेज़ जो है वो एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ, वो क्या है, शेयर्ड मीनिंग। जितने भी लोग होते हैं उनकी शेयर्ड मीनिंग होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बनता है वहाँ पे। इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्न बाय, इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्न होती है इकोनॉमिक फोर्सेस के थ्रू, जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, यानी जिसको सरमायादाराना निज़ाम जिसको कहा जाता है।
Which of the following approaches recognize differences among organization and categorizes variable that affect an organization's performance? वो कहलाता है contingency approach। यानी कि ऐसी अप्रोच जो रिकग्नाइज करती है डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनको, और कैटेगराइज करती है वेरिएबल्स को, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को कि कौन सा वेरिएबल कौन सा है, उसकी कैटेगरी बन जाती है मुख्तलिफ वेरिएबल्स की जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, परफॉर्मेंस को, कंटिजेंसी अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी अ हेल्थी वर्कर एनवायरनमेंट। अच्छा, हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट जो है वो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ एस्टीम दिया हुआ है जबकि ये असल में सेफ्टी आएगा, हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट जो होता है। अच्छा, विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन। अच्छा, कौन सी लेवल है मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन करता है? वो है टॉप मैनेजमेंट। द पीपल ओके हु वर्क डायरेक्टली ऑन अ जॉब और टास्क और हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द वर्क ऑफ अदर्स आर कॉल्ड एज नॉन मैनेजरियल स्टाफ। उनको नॉन मैनेजरियल स्टाफ कहा जाता है जो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है जॉब पर होते हैं, टास्क पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती कि वो दूसरे लोगों का वर्क को देखें, तो उनको नॉन मैनेजरियल स्टाफ कहा जाता है। उसे अपने वर्क की उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। When the CEO of a large retail store chain decided to sell off or the close of the store that were not profitable, he was performing which of the following function। एक CEO ने ये सोचा कि भाई एज ए फंक्शन ऐसा स्टोर जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसको बंद कर दिया जाए, तो या सेल कर दिया जाए, तो उसने कौन से फंक्शन को परफॉर्म किया? मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है इस वजह से। अच्छा, अब एक केस स्टडी है। हुसैन इज़ दी फिजिशियन। हुसैन जो है वो फिजिशियन है हु हेड्स द क्रिटिकल केयर यूनिट एट मर्सी हॉस्पिटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल डेट ही परफॉर्म इज़ इंटरपर्सनल रोल। एज फिजिशियन है वो, और वो हेड करता है क्रिटिकल केयर यूनिट को मर्सी हॉस्पिटल में, तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा इंटरपर्सनल रोल। अ फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग। एक फर्म प्रोड्यूस करती है ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन वेरी एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली तो पे, बट नॉट येट सक्सेसफुल बिकॉज ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन इज़ नॉट पॉसिबल। द फर्म इज़ एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो फर्म एफिशिएंट तो हो गई, एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है, इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि उसने डिसीजन सही नहीं लिया। जब डिसीजन सही लेगी तो इफेक्टिव भी हो जाएगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मैनेजरियल प्रोसेस एक्सेप्ट। इनमें से तमाम चीज़ें मैनेजरियल प्रोसेस का हिस्सा है सिवाय एक को छोड़ के, वो है डेलीगेटिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी है, लीडिंग भी है, प्लानिंग भी है, लेकिन डेलीगेटिंग मैनेजरियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है। लीडरशिप रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर की लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन मैनेजरियल स्टाफ को वो करता है। अच्छा, अली इज़ अ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर है अली जो है वो एट म्यूचुअल सेविंग बैंक्स। इफ़ ही इज़ एन एवरेज, ये पहले भी आ चुका है। अच्छा, अब मैनेजर हु हैज़ अ रेपुटेशन फॉर बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट। एक मैनेजर जो है वो उसकी रेपुटेशन है कि वो ओपन है और ऑनेस्ट भी, एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। इज सेट टू हैव अ गुड, उसके पास गुड ह्यूमन स्किल है, इसी वजह से वो मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को और कस्टमर्स को भी। मैनेजर्स इंटरपर्सनल स्किल्स आर नॉन एज। इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं मैनेजर्स के वो क्या है? अंडरस्टैंड करना, मोटिवेट करना दूसरों को। सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग। लोगों का जो रिलेशन है उनके फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ वो कैसा है उसको स्टडी करना हम सोशियोलॉजी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग के जो फादर हैं वो चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। टुडे इट इज़ अज्यूम दैट दी ऑर्गेनाइजेशन विल बी डैश सिस्टम। आज के दौर में हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम होगी, क्लोज सिस्टम नहीं होगी, यानी कि उसके ऊपर इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा और वो खुद भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगी। अप्रोचिंग हाईलाइटिंग ऐसी अप्रोच जो हाईलाइट करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, एनकरेज करती है इंडिविजुअल्स को कि वो मिल के काम करें, वो है टोटल क्वालिटी अप्रोच, क्योंकि इसके अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, यानी कि सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी स्टाफ होता है। अच्छा, द साइंस ऑफ मैनेजमेंट यूजुअली डिस्क्राइब्स द डैश टू मैनेजमेंट इशूज़। बिहेवियरल अप्रोच जो है, बिहेवियरल अप्रोच जो है वो है ऐसी साइंस जो ऑफ मैनेजमेंट की जो यूजुअली डिस्क्राइब करती है बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट इशूज़। अच्छा, द क्वांटिटेटिव अप्रोच हैज़ कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन द एरियाज ऑफ। क्वांटिटेटिव जो अप्रोच होती है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है प्लानिंग और कंट्रोल में। हम प्लान करते हैं और कंट्रोल करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू। द क्वांटिटेटिव अप्रोच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ। क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर किन चीज़ों की एप्लीकेशन शामिल है, किन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं? स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, इन्फॉर्मेशन मॉडल एंड द कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल। अच्छा, अली हैज़ अ जॉब डेट पेज हिम वेल। वो ऐसी जॉब है अली की जो अच्छी उसको तनख्वाह देती है। ही डिज़ायर्स टू मेक कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वो इस बात का डिज़ायर रखता है कि कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन को। एंड ही हैज़ एन एक्टिव सोशल लाइफ। एक्टिव सोशल लाइफ भी हिज डिज़ायर
is to become all that he is capable of becoming. Ali is that which of the following need by Maslow hierarchy. Maslow hierarchy की वजह से उसको कहाँ Ali is that of which of the following need defined. कौन सी नीड है उसकी? वो है एस्टीम नीड, जो उसको ज़रूरी है, जो ज़रूरत उसके पास है वो है एस्टीम नीड है. अच्छा, Hawthorne studies has a dramatic impact on the role of the role of the organization, on the role of in the organization dash of, यानी ह्यूमन बिहेवियर का जो रोल है उसके बारे में स्टडी की गई Hawthorne स्टडीज़. स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज आउटपुट हो गए बाय मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोर एफिशिएंट. इट इज़ कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क कहलाया जाता है. द मैनेजमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू फेयोल वाज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉयज़ के थ्रू होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से ही कल्चर बनता है, जिस तरह की वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं. अच्छा, मेगा एनवायरनमेंट हो गए दैट इंक्लूड्स द एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड एसोसिएटेड डेमोग्राफिक ट्रेंड डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन ज्योग्राफिक एरियाज कॉल्ड, वो कहलाता है सोशियो कल्चर एलिमेंट. इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक्टिविटीज़ गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करते कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जिसको सरमायादाराना निज़ाम कहा जाता है. मेजर फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो मेजर फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, विद पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली अ प्रोडक्ट और सर्विस. जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है उस पर अच्छा खासा असरअंदाज करती है, उन फोर्सेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये बाहर होती हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये. अब है फॉल 2009 का पेपर. तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज हो वर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ इजिप्शियन पिरामिड. इजिप्शियन पिरामिड जो बन रहा था उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर कितने एम्प्लॉइज थे? 1 लाख. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी. क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा ज़्यादा है, सबसे अहम चीज़ है? वो है डिवीजन ऑफ लेबर. डॉक्टर एडवर्ड डेविंग ने जो है वो क्या फिलॉसफी जो दी क्वालिटी के बारे में, वो कितने पॉइंट्स में दी? वो 14 पॉइंट में दी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो रैपिड डिसीजन मेकिंग करता है. टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर अ सिटी आर कॉल्ड इट्स. टैक्स रेवेन्यू जितने भी होते हैं किसी भी सिटी के या गवर्नमेंट ग्रांट्स के, वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं. कंट्रोलिंग करना कंटीजेंट सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आई थी उसको कंट्रोल करना जो है वो डिस्टर्बेंस हैंडलर कहलाता है. अली इज़ अ ब्रांच मैनेजर, वो एक ब्रांच मैनेजर है म्यूचुअल सेविंग बैंक में. अगर वो एक एवरेज मिडिल मैनेजर है तो कौन सा मैनेजिंग एक्टिविटी के अंदर वो ज़्यादा टाइम गुजारेगा? वो है कंट्रोलिंग के अंदर. ये पहले भी आ चुका है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइटल्स ऑफ द मिडिल मैनेजर. अच्छा, ये तमाम जो मिडिल मैनेजर के टाइटल सिवाय एक को छोड़ दिया. तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आया था इसमें, डिवीजन मैनेजर भी आया था, डीन भी आया था, लेकिन ऑपरेटर नहीं है. मैनेजर हैज़ अ राइट टू मेक डिसीजन थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी. मैनेजर अथॉरिटी यूज़ करते हुए उसको राइट होता है कि वो डिसीजन ले सके. लो लेवल मैनेजर क्या है? हैज़ अ कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इन केस ऑफ स्केलर चेन. लो लेवल मैनेजमेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी आ जाती है अगर स्केलर चेन हो ऐसे केस के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर हैव ड्रामेटिकली इन्फ्लुएंस बाय द हॉथर्न इफेक्ट स्टडीज़. इनमें से कौन सा बिहेवियर जो है वो ड्रामेटिकली तौर पर इन्फ्लुएंस हुआ था, असरअंदाज हुआ था हॉथर्न स्टडीज़ से? वो हुआ था ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर असरअंदाज हुआ था जब हॉथर्न स्टडी परफॉर्म की गई थी. The quantitative approach has contributed directly in the areas of quantitative approach जो थी उसने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया प्लानिंग और कंट्रोल के अंदर. आ फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज दैट इज रिस्पॉन्सिबल. एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन के लिए और डेली ऑपरेशन और डिलीवरी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, उसको कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम. 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ओपन सिस्टम की है, नेगेटिव एंट्रोपी एंड सिनर्जी. एनवायरनमेंट रिएक्ट्स टू द आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड्स. एनवायरनमेंट रिएक्ट करता है आउटपुट को ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोवाइड करता है फीडबैक्स. मेगा एनवायरनमेंट आल्सो कॉल्ड एज जनरल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है उसको. द ब्रीफ दैट द फर्म्स ऑब्लिगेशन ऑफ द गोज बिहाइंड. अच्छा, ये पहले भी आ चुका है कि फर्म की ऑब्लिगेशन जो है वो लॉ और इकोनॉमिक्स से आगे भी अगर फर्म सोचे सोसाइटी के बारे में तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, यानी कि कानून और माशी सूरत हाल से ज़्यादा आगे सोचना, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रेफर्स टू अ सिचुएशन. अब इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करती है जिसमें इंडिविजुअल का कंसर्न जो है वो इस बारे में है कि रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ को और प्रिविलेजेस को. वो थ्योरी है बेस्ड ऑन राइट्स के ऊपर, हकूक़ के ऊपर. अच्छा, यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुई थी फरवरी 1992 में. द डिग्री टू विच डिसीजन. अच्छा, ये वाला तो MCQs नहीं है यहाँ पे. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस स्टेप्स ओके इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. में से कौन सा स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दैट फॉलोज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया, जिसके अंदर फॉलो किया जाता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिसीजन क्राइटेरिया. वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि बेहतर से बेहतर अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना.
अकबर जो है, अब एक केस स्टडी दिया हुआ है, अकबर हैज़ बीन गिवन दी असाइनमेंट, उसको असाइनमेंट दिया गया अकबर को ऑफ डेवलपिंग दी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करना फॉर द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस, नई प्रोडक्ट के लिए इंट्रोड्यूस डूइंग एट द ईद पे अकबर विल रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो उसको क्या, कौन सा डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, वो है वेल स्ट्रक्चर, ये वेल स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है। नो स्मोकिंग अलाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, नो स्मोकिंग अलाउ यानी स्मोकिंग अलाउ नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये किस बात की एग्जाम्पल है, ये है पॉलिसी बनी हुई है उनकी। रूल्स प्रोसीजर्स पॉलिसीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रूल जो बनाए जाते हैं, प्रोसीजर जो बनता है और पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, ये सुटेबल है कौन सी प्रॉब्लम के लिए, प्रोग्राम प्रॉब्लम के लिए। द डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है कंसिस्ट ऑफ फोर स्टाइल होते हैं डिसीजन मेकिंग मॉडल के अंदर, डायरेक्टिव, एनालिटिक, बिहेवियरल और कॉन्सेप्चुअल भी शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल्स हु प्रेफर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड कंसिडर सेवरल अल्टरनेटिव, वो कहलाया जाता है एनालिटिक्स। When an alternative is chosen because the manager believes it is good enough, अगर कोई मैनेजर जो है वो ये सोचता है कि ये गुड इनफ है, बस इसी वजह से मैं इस चीज़ को चूज़ कर लूँ, तो उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइसिंग। ऑप्टिमाइजिंग के अंदर तो अच्छे से अच्छा होता है, लेकिन इसमें मैनेजर सोचता है कि बस सही है मैं इसको कर लूँ, तो सेटिस्फाइसिंग होता है। अब एक केस स्टडी दिया गया, सारा हैज़ अ नई जॉब है सारा की, एंड इज़ लर्निंग टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू हर, और जो है वो लर्न कर रही है टू परफॉर्म द टास्क, परफॉर्म करने के लिए टास्क जो उसको मिले हैं। डिफरेंट सिचुएशन डिमांड डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, मुख्तलिफ जो सिचुएशन है उनमें मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। एज शी लर्नस द न्यू जनरल गाइडलाइन ऑफ द जॉब, उसने नई गाइडलाइन जो है वो जनरल गाइडलाइन जो है वो लर्न की जॉब की, सारा इज़ गिवन मोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिली। द गाइडलाइंस इस्टेब्लिश पैरामीटर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, गाइडलाइन जो है वो इस्टेब्लिश करती हैं पैरामीटर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड आर रेफर्ड एज, और उनको क्या कहा जाएगा, उनको पॉलिसीज़ कहा जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेटा कंपनी कैन प्रोड्यूस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट में जो कंपनी प्रोड्यूस करती है वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको, कंस्ट्रेंट्स को। ये पहले भी आ चुका है। अ प्लान डेवलप टू कैरी आउट हो गया कोर्स ऑफ एक्शन डेट इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर, ऐसा प्लान बनाया जाए जो टू कैरी आउट अ कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे एक्शन लेने के लिए जो बाद में कभी फ्यूचर में ना हो, तो उसको हम कहेंगे सिंगल यूज़ प्लान, यानी एक ही वक्त का प्लान है, उसके बाद आगे कभी इस प्लान का यूज़ नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान आर कंसर्न मोर विद द एक्चुअली गेटिंग थिंग्स डन देन व्हाट विद डिसाइडिंग व्हाट टू डू, इनमें से कौन सा प्लान है जिसमें ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि चीज़ें किस तरीके से होंगी, निस्बत के डिसाइड करने से ज़्यादा ये होता है, तो उसको हम ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। ऑपरेशनल प्लान में ज़्यादा पे काम करने के ऊपर होता है, तो जोर इस चीज़ पे जोर नहीं होता कि हम डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। एम्प्लॉयज़ आर आल्सो नोन एज स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ जो है वो उनको स्टॉक होल्डर्स के तौर पर भी जाना जाता है। स्टेक होल्डर, सॉरी यहाँ जो है वो स्टेक होल्डर था, इन्होंने स्टॉक होल्डर कर दिया। स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर को ही कहते हैं, ये एम्प्लॉयज़ जो है वो स्टेक होल्डर के तौर पे जाना जाता है, या फिर इंटरनल कस्टमर्स भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में यहाँ इन्होंने मिस्टेक की हुई है, स्टेक होल्डर है वरना तो इंटरनल कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ को इस तरह से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब क्रिएटिविटी को हम बेस्ट किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो है क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि कोई नई चीज़ बनाना। आसिम जो है वो असाइन करता है खालिद को एक प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, क्या उसको एंड के महीने के एंड में ख़त्म कंप्लीट करो, एंड देन होल्ड पीरियोडिक मीटिंग, और उसके बाद वो मीटिंग्स भी होल्ड करता है उसके साथ टू रिव्यू ओके हिज प्रोग्रेस, ताकि उसकी प्रोग्रेस को देख सके। विच मैनेजमेंट फंक्शन एम इज़ परफॉर्मिंग, आसिम इज़ परफॉर्मिंग, वो कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोलिंग, क्योंकि देख रहा है वो कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, प्रोग्रेस को देखना ही जो है वो कंट्रोलिंग के ज़ुमरे में आ गया। अच्छा, मिस्टर कामरान इज़ अ मैनेजर एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर कामरान जो मैनेजर हैं वीयू के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि डेवलपिंग करना ऑर्गेनाइजेशन वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेट प्लेज ऑन दी सिनर्जीज़, जो कि सिनर्जीज़ के ऊपर के मुताबिक सिनर्जीज़ बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफर्ड प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ड्राइव इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट। कामरान इज़ ए टॉप मैनेजर, वो टॉप मैनेजर हैं क्योंकि वो पूरी की पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगा या कोई भी स्ट्रेटजी बनाएगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करे, वो टॉप मैनेजर होगा। अच्छा, एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर डेट इज़ एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन इज कॉल्ड एज, एक ऑर्गेनाइज सेट बिहेवियर जो कि एसोसिएट होता है पार्टिकुलर ऑफिस या पोजीशन से, उसको हम कहते हैं रोल।
अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द डिवीजन ऑफ लेबर रिजल्ट इन इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। डिवीजन ऑफ लेबर होगा और एडम स्मिथ के मुताबिक तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क मीन्स, ओके, डिसीजन मेकिंग को अगर हम रिस्क के अंडर लें तो मतलब ये होता है कि डिसीजन मेकर इज यूज टू डीलिंग विद हाई रिस्क सिचुएशन। अच्छा, पीपल हु मेक फास्ट डिसीजन एंड फोकस ऑन द शॉर्ट रन प्रेफर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल, वो कहलाता है डायरेक्टिव स्टाइल कहा जाता है, जब लोग जो है तेज़ डिसीजन लेते हैं और फोकस करते हैं शॉर्ट रन प्रेफर के ऊपर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इस टर्म इज समटाइम रेफर्स टू डिस्क्राइब पिकिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेटिस्फैक्ट्री अंडर द सर्कमस्टेंसेस, यानी ये पहले भी इससे मिलती जुलती MCQ आ चुका है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो कुछ कभी कभी यूज़ की जाती है किसी ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करने के बारे में जो सेटिस्फाई हो, सेटिस्फैक्ट्री हो सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ऑप्टिमल ना हो, तो उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइसिंग, यानी एक सेटिस्फाई डिसीजन को सिलेक्ट करना, ऑप्टिमल डिसीजन को नहीं सिलेक्ट करना।